नमस्कार, हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज हम बात करने वाले हैं अनकंट्रोल कोरोना की। देश में कोरोना देश में कोरोना वायरस महामारी के मामलों की संख्या में एक बार फिर से तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कई प्रदेशों में प्रतिबंध लगाए गए हैं। ओमिक्रॉन के मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच अब यूपी सरकार ने राज्य को कोरोना प्रभावित राज्य घोषित कर दिया है। 24 घंटे में आए 80 मामलों ने यूपी सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। एक बार फिर कई शहरों में कोरोना ने अपनी रफ्तार बढ़ाना शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस एक बार फिर से पांव पसारने लगा है। कोविड के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। मंगलवार को 5 महीने बाद प्रदेश में 80 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को कोरोना प्रभावित राज्य घोषित कर दिया है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि यूपी रोग स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम 2020 की धारा 3 के तहत राज्यपाल ने इससे संबंधित पत्र जारी किया है। जब से कोविड प्रारंभ हुआ है तब से प्रदेश में लगा हुआ है और हम इसे 3-3 महीने के लिए बढ़ाते रहते हैं। अभी इसकी अवधि 31 दिसंबर तक की है और चूंकि कोविड के प्रकरण बढ़ने शुरू हुए हैं इसलिए जो एपिडेमिक्स एक्ट है सेंटर का और स्टेट का, इन दोनों की अवधि को बढ़ा करके 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। ये बिल्कुल ही एक रूटीन गतिविधि है, इसमें कोई भी विशेष बात नहीं है। एक तरफ देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की वजह से इन राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश का चुनावी पारा भी गरमाया हुआ है। यहां भी बिना कोरोना से डरे बड़ी बड़ी राजनीतिक रैलियां, जनसभाएं और चुनावी प्रचार हो रहा है। बता दें कि प्रदेश की योगी सरकार 1 से 2 दिनों के अंदर नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। यूपी में 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लगा है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन किया जा रहा है। कोरोना के नए मामले कई जिलों में मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा संक्रमित नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मिले हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 28 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो वहीं लखनऊ में 11, गाजियाबाद में 12, मेरठ और मथुरा में 3-3 नए मामले सामने आए हैं। बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा 27 दिसंबर को जारी किए गए आदेश में प्रदेश को कोविड प्रभावित राज्य घोषित किया गया है। वहीं यह आदेश 31 मार्च 2022 तक या अगले आदेश जारी किए जाने तक प्रभावी भी रहेगा, लेकिन नेताओं पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। कोरोना गाइडलाइन का पालन दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। न तो लोगों के चेहरे पर मास्क है और न ही कोरोना का खौफ। सवाल है कि आखिर बढ़ता कोरोना कैसे काबू होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसेस के बाद आज उत्तर प्रदेश को कोरोना प्रभावित राज्य घोषित कर दिया गया सरकार के द्वारा और ऐसे में अब तमाम कोरोना को लेकर नियम कानून की एक बार फिर से बढ़ोतरी की जाएगी। एक बार फिर से लोगों को नियम कानून मानने के लिए प्रेरित किया जाएगा और साथ ही साथ प्रशासन को भी इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि पूरी गंभीरता से तमाम लोगों से इस बात की दरख्वास्त की जाए कि वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। और इसी बीच आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि क्या क्या पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा, बैंक्वेट हॉल बंद। मध्य प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू। यूपी में रात 11 से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू, पूरे राज्य में धारा 144 लागू। कर्नाटक में होटलों और पब में क्षमता को 50% किया गया। गुजरात में जिम और रेस्टोरेंट 75% क्षमता पर काम करेंगे। हरियाणा में दोनों डोज ले चुके लोगों को सार्वजनिक जगहों पर छूट।
इसके अलावा कर्नाटक में 7 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के चलते नाइट कर्फ्यू लागू। तो ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसेस के देखते हुए अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की पाबंदियां लगाई गई है। खासतौर से सभी राज्यों में नाइट कर्फ्यू को लागू कर दिया गया है। एक तरह से जनता को कहीं ना कहीं आगाह करने का प्रयास किया जा रहा है। नाइट कर्फ्यू लागू होने के साथ ही साथ दिन में भी जिस तरह की गतिविधियां लगातार चालू हैं उन पर भी कहीं ना कहीं रोक लगाई जानी चाहिए, तभी कोरोना के केसेस में कमी आ सकती है और कोरोना पर हम काबू पा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम, आज इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर विकास मिश्रा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इसके अलावा हमारे साथ जयवीर मावी, संवाददाता गाजियाबाद से जुड़े हैं, और अनुराग कुमार, संवाददाता गोरखपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे हमारे संवाददाता जयवीर मावी का। जयवीर, जिस तरह से गाजियाबाद में भारी मात्रा में केसेस बढ़े हैं, सबसे पहले नोएडा और ग्रेटर नोएडा में केसेस की संख्या और उसके बाद गाजियाबाद का नंबर आ रहा है, किस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और केसेस बढ़ने के बाद क्या कुछ तब्दीली आप देख पा रहे हैं? तो शायद आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। तो लगातार ओमिक्रॉन के केसेस को देखते हुए जिस तरह की पाबंदियां हमने आपको बताई, चाहे दिल्ली की बात करें, कर्नाटक की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, नाइट कर्फ्यू लगभग सभी राज्यों में लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी राज्यों में नाइट कर्फ्यू को लेकर तो पाबंदियां लगा दी गई हैं 25 दिसंबर से, और कहीं कहीं 27 दिसंबर से ये पाबंदियां लागू हो चुकी थी। एक बार फिर से हमारे साथ सभी गेस्ट जुड़ चुके हैं। सीधे रुक करेंगे हमारे संवाददाता जयवीर मावी का। जयवीर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी प्रियंका। जी जयवीर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बाद गाजियाबाद में केसेस की संख्या काफी संख्या में है। 12 केसेस आज दर्ज किए गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इतनी भारी संख्या में केसेस मिलने के बाद क्या कुछ तब्दीली प्रशासन के द्वारा की गई है? देखिए, प्रशासन जिस तरह से कमी करने की बात की, लेकिन आम जनता है अभी भी अगर बात करें तो मास्क कहीं नजर नहीं है। लोगों की जो भीड़ है वो भीड़ भी कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार बाजारों में भीड़ है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर जो ज्यादातर जो लोग हैं बगैर मास्क के नजर आ रहे हैं। अभी तक प्रशासन की तरफ से ऐसे लोगों के खिलाफ, जैसे पिछले 2 लॉकडाउन में हम बात करें तो कहीं ना कहीं चालान की प्रक्रिया, जिस तरह चालान किया गया था, लोगों को साक्षर बनाने के, लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए गए थे। गाजियाबाद में अभी ऐसे कोई अभियान नजर नहीं आ रहे हैं। बात करें तो उत्तर प्रदेश का तीसरा जिला है गाजियाबाद, जिसमें सबसे ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मरीज लगातार आ रहे हैं। तो कोरोना ओमिक्रॉन के मरीज यहाँ पर मिल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो लोगों की जो भीड़ है कहीं ना कहीं कोरोना को बढ़ावा दे रही है। वहीं जिस तरह से प्रशासन की जो तमाम राजनीतिक दल है उनकी रैलियां चल रही हैं, वो रैली भी कहीं ना कहीं जिस तरह से जो कोरोना है उसको बढ़ावा देने का काम कर रही है। उन पर अभी प्रशासन की तरफ से कोई रोक नहीं है। हालांकि बात करें तो शादी विवाह के लिए एक गाइडलाइन जरूर जारी की गई थी, जिसमें 200 लोगों को अनुमति रहेगी, लेकिन जो रैलियां है, जो चुनावी सभाएं हैं, वहां पर किसी तरह की रोक नहीं है। लोग लगातार भीड़ उमड़ रही है। राजनीति अपनी, क्योंकि 2022 के चुनाव को लेकर जो तमाम राजनीतिक दल हैं कहीं ना कहीं चुनावों को बुलाना चाहते हैं, चुनाव में अपनी जो जीत है उसको देखते हुए लगातार अपना जो प्रयास है, जो राजनीतिक प्रचार है उसको कर रहे हैं। नेता बड़ी बड़ी काफले के साथ बाजार में निकल रहे हैं, देहात क्षेत्र में निकल रहे हैं। वही जब कोरोना जैसी महामारी 2 बार हम देख चुके हैं और तीसरी बार जो तीसरी लहर है ये कहीं ना कहीं खतरनाक बताई जा रही है। इस तीसरी लहर को लेकर आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, और जो सरकार है, प्रशासन है, उनको भी कहीं ना कहीं शक्ति अगर अभी से जाएगी तो इस पर कुछ रोक लग सकती है। लेकिन प्रशासन की शक्ति अभी नजर नहीं आ रही है। पुलिस की बात करें, पुलिस ऐसे लोगों को नहीं रोक रही है। जिस तरह 11 बजे के बाद बंदी की बात की गई थी, वो भी अभी तक यहाँ पर उसका भी कोई असर नजर नहीं आ रहा है। लोग जिस तरह से लगातार पहले से चल रहे थे, अभी भी पूरी तरह से तमाम जगह पर भीड़ इकट्ठा हो रही है। भीड़ के चलते यहाँ पर जो कोरोना जैसी महामारी है उसको रोकने के जो प्रयास सरकार की तरफ से थे वो नहीं किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आम लोग है, जो तीसरी लहर अगर आती है तो उसको झेल पाना मुश्किल हो जाएगा। तमाम जो ऐसी समस्याएं हैं, चाहे ऑक्सीजन की कमी रही हो, तमाम लोगों को हमने देखा बहुत समस्याएं लोग जी, लेकिन इस बार जो समस्या है वो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा
जैसा अंदेशा जताया जा रहा है जो तीसरी लहर है वो पहली 2 लहर जी बिल्कुल जयवीर, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। अनुराग हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। अनुराग, गोरखपुर की यदि बातचीत की जाए तो क्या कुछ वहां का माहौल है, किस मात्रा में केसेस बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ चुनावी रैलियां तो हर जगह चल रही है, गोरखपुर के क्या हालात हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि गोरखपुर को लेकर जो तैयारियां हैं वो कोरोना की पूरी हो चुकी है और 2652 बेड बनाए गए हैं। लेकिन अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना के जो बढ़ते संक्रमण है, उत्तर प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टि से बात की जाए तो किसी भी पार्टी के नाम लिए बिना जो यात्राएं चल रही है, जो रैलियां निकल रही हैं, उनके लिए वे जो गाइडलाइन है वो उनके लिए नहीं है। सिर्फ जो नाइट कर्फ्यू 11 बजे से लेकर 5 बजे जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए लगाया गया है। रात के 11 बजते ही पुलिस की स्पॉट गाड़ियां नगर में और देहात में सहित शहरों में घूमती रहती है। लेकिन ये गाइडलाइन सिर्फ लोगों के लिए है, जबकि राजनीति जो राजनीति से जुड़े हैं उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। लेकिन अब लोगों को सबक भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, आपको बता दें गोरखपुर में लगभग 3 मरीजों का इलाज चल रहा है, जिसमें एक मरीज जो है गोरखपुर के खोराबाद का रहने वाला है और उसका घर पर इलाज चल रहा है, और 2 मरीज जो है वो देवरिया के हैं, लेकिन उनका इलाज गोरखपुर में चला है। क्योंकि गोरखपुर की कुल आबादी की बात करें तो काफी ज्यादा आबादी है, और गोरखपुर समेत संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, ये सारे जो जिले हैं ये सिर्फ गोरखपुर मेडिकल कॉलेज पर ही निर्भर करते हैं, क्योंकि बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज एक ऐसा मेडिकल कॉलेज है जो पूरे आसपास के जो जिले हैं उनको कवर करता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर विकास, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू तो तमाम राज्यों में लागू कर दिया गया है, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव के चलते दिन में जिस तरह से भीड़ इकट्ठी हो रही है, रैलियां की जा रही है, जनसभाएं की जा रही है, और इन जनसभाओं की वजह से कहीं ना कहीं बाजारों में भी जो भीड़ होती है उसे भी अंदेशा नहीं होता है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है। क्या आपको लगता है कि ये जो रूटीन चल रहा है ये खतरनाक हो सकता है? जी, ये बिल्कुल खतरनाक हो सकता है। आप ये समझिए कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसमें संक्रामक क्षमता बहुत ज्यादा है। इसका R0 फैक्टर डेल्टा वायरस जो कि दूसरी लहर का कारण बना था, जिसका R0 फैक्टर यानी इन्फेक्टिविटी पावर 7 थी, यानी एक व्यक्ति 7 लोगों को संक्रमित कर सकता है। और अभी तक जितने भी केसेस आए हैं उनके शोध में पाया गया है कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसमें ये क्षमता 5 से 6 गुना ज्यादा है, यानी एक व्यक्ति 40 से 50 लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो अगर जनता एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन नहीं करेगी तो स्थिति भयावह भी हो सकती है। जी बिल्कुल, हमारे साथ कॉलर भी जुड़े हुए हैं, मोहम्मद कासिम जुड़े हुए हैं लखनऊ से। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इलेक्शन जरूरी है या लॉकडाउन पहले ये इलेक्शन टालना चाहिए? जी बिल्कुल, ये राजनीतिक पार्टियों को यहाँ पर निर्णय लेना होगा। जनता के लिए इलेक्शन अभी आज की तारीख में इतना जरूरी नहीं है, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां इसको लेकर मांग कर रही हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है? यदि आप अपनी राय बताना चाहें तो जरूर बता सकते हैं। मैं रैली ना हो, रैली से तो और फैलेगा कोरोना। जी बिल्कुल, ठीक कहना है आपका। मोहम्मद काजी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से रुक करते हैं जयवीर, जिस तरह से तमाम दर्शकों के भी कॉल आते हैं और ऐसे हालात में तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं से जब बात होती है, संवाददाताओं से जब बात होती है, तो हर किसी का यही कहना है कि दिन में जिस तरह से तमाम सभाएं, रैलियां की जा रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहीं राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो तमाम राजनीतिक पार्टियां, बीएसपी ने तो ज्ञापन भी सौंपा है, साफ लिखा है कि चुनाव निर्धारित समय पर होने चाहिए। हाईकोर्ट के जज की सलाह के बाद भी कोई राजनीतिक पार्टी इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। क्या लगता है आपको कि ये राजनीतिक पार्टियां चुनाव टालने के मूड में या इन जनसभाओं को कम करने के मूड में नजर आ रही हैं? आपको बता दें हाईकोर्ट का जो आदेश आया था, उत्तर प्रदेश के चुनाव है संभवतः टाल दिए जाए। अगर प्रचार के लिए डिजिटल माध्यम अपनाए, डिजिटल तरीके से अपनी पार्टियों का प्रचार करें, अपने उम्मीदवार का प्रचार करें, लेकिन जो तमाम राजनीतिक दल है कहीं ना कहीं इस जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं कि वो चुनाव को प्रचार जो अपना जितना जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाएंगे, जितना जनता के बीच ज्यादा रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है जो राजनीतिक दल के लोग हैं कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी वो अपना जो प्रचार है उसको पूरा करना चाहते हैं, जिससे कि चुनाव में अपनी जो राजनीतिक पकड़ है, जो जिस तरह चुनाव को जीतना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उसका प्रचार पूरी तरह से कर रहे हैं और पूरी तरह से जो कोरोना की जो गाइडलाइन है उनका उल्लंघन
सभी जगह पर हो रहा है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो राजनीतिक पार्टियां बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान देने के मूड में नहीं है। राजनीतिक पार्टियों का साफ एजेंडा है कि वो किसी भी तरह से अपने चुनाव करें, और चुनाव में जिस तरह से जो प्रचार की बात है, तो जो कि डिजिटल जब प्रचार होगा तो डिजिटल प्रचार में कहीं ना कहीं खर्चा ज्यादा होगा, तो उस खर्चे को बचाने के लिए और आम जनता तक अपनी पकड़ बचाने के लिए राजनीतिक दलों के तमाम नेता जो चुनाव में अपनी जीत चाहते हैं, चुनाव में लोग लड़ना चाहते हैं, वो लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी प्रयास को लेकर ज्यादातर जो नेता है वो कहीं ना कहीं भारी भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, भारी जनसभाएं हैं वो आयोजित की जा रही है। तमाम लोग लगातार यहाँ पर तमाम पार्टी के जो नेता है जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर चुनाव आयोग की गाइडलाइन है कि डिजिटल प्रचार किया जाए तो कहीं उनका चुनाव प्रभावित ना हो जाए। इसी तरह के साथ लगता है जिस तरह के जो चुनाव जो राजनीति जी बिल्कुल। जयवीर, हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, गाजियाबाद से संदीप कुमार जुड़े हुए हैं। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? ये कहना चाहता हूँ जी संदीप, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी से अनुरोध है, बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आज एक बार फिर से बात कर रहे हैं, जिस तरह से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी आज रिकॉर्ड केसेस सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश राज्य को कोरोना प्रभावित राज्य घोषित कर दिया गया। ऐसे में नाइट कर्फ्यू को तो लागू कर दिया गया है, लेकिन क्या सिर्फ नाइट कर्फ्यू से ही ओमिक्रॉन वेरिएंट को और कोरोना को हम कंट्रोल कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है, इसी पर हम चर्चा करें। लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विश्व पटल पर अपनी नई पहचान कायम करता, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मंत्र के साथ आगे बढ़ता। ये योगी राज का नया उत्तर प्रदेश है। प्रदेश में गरीब के सिर पर पक्की छत है। निर्बाध बिजली का उजाला गांव को रोशन कर रहा है। रसोई में धुएं से निजात दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना से एलपीजी गैस कनेक्शन योगी सरकार की ईमानदार सोच और दमदार काम से ही संभव हो पाया। मान सम्मान, सिर उठाकर चलने का अभिमान, ये है नए भारत के बदलते उत्तर प्रदेश की पहचान। बदलाव, सोच ईमानदार, काम दमदार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। जुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हेल्थ कॉन्फ्रेंस में स्वागत है आपका। अनकंट्रोल कोरोना को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ सभी गेस्ट लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर विकास, अगला सवाल आपसे है कि जिस तरह से लगातार इस बात का जिक्र हो रहा है कि नाइट कर्फ्यू को तो लगा दिया गया है, लेकिन दिन में धड़ाधड़ रैलियां की जा रही हैं। रैलियों के माध्यम से अब हम जिस तरह से देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन के केसेस में बढ़ोतरी भी आ रही है, और जिस बात का अंदेशा लगाया गया है कि यदि केसेस बढ़ते हैं तो दूसरी लहर से भी ज्यादा संख्या में केसेस आ सकते हैं। क्या इस लहर के लिए, तीसरी लहर के लिए और इतनी भारी मात्रा में केसेस के लिए हम तैयार हैं स्वास्थ्य सिस्टम के साथ? जी देखिए मैडम, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा, ये जो नाइट कर्फ्यू लगवाया है, ऐसा नहीं है कि कोरोना खाली रात में ही फैलता है, दिन में नहीं फैलता है। ये सरकार ने एक सोच के सिस्टम लागू की है। ये एक अलार्मिंग बेल होता है जी। यानी कि नाइट कर्फ्यू लगाया है तो जनता सचेत हो जाए कि कुछ ना कुछ आने वाला है। जैसे एक तूफान के पहले शांति होती है, उस तरीके से जनता को सचेत करने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया। उसके अलावा नाइट कर्फ्यू का दूसरा साइंटिफिक कारण ये हो सकता है कि रात में ज्यादातर लोग जो होते हैं वो एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन नहीं कर पाते, सोशली इन्वॉल्व होते हैं 10 जगह, और वो इन्वॉल्व नहीं हो पाते, वो कोविड बिहेवियर का पालन नहीं कर पाते। रही बात सरकार की, अगर आप आज तक का डाटा देखें तो भारत सरकार के पास इस समय
प्रिवेंशन और वैक्सीन के लिए 12 चीजें मौजूद हैं, जिसमें से 9 वैक्सीन है और 3 आपकी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। 9 वैक्सीन और 3 प्रोटोकॉल। आप सबको मालूम है कि भारत सरकार के बहुत अच्छे प्रयास रहे हैं और हमारे यहाँ पूरी पॉपुलेशन में अगर आप देखें तो 62 से 63% दोनों डोज ले चुके हैं और करीब 90% पॉपुलेशन जो है एडेड एज ग्रुप की वो आपकी फर्स्ट डोज ले चुकी है। इसके साथ साथ भारत सरकार प्रयास कर रही है कि जो 60 साल के ऊपर हैं और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे मीडिया पर्सन हो, चाहे पुलिस वाले हो, उन सबको एक प्रोटेक्टिव डोज या बूस्टर डोज लगाया जाए। हमारे भारत में ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता, प्रधानमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले ही एक मन की बात कही थी तो उसने बताया था कि ऑक्सीजन के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। कानपुर की अगर बात करें तो हमारे केवल हैलेट हॉस्पिटल में ही 3 से 4 ऑक्सीजन प्लांट तैयार है, जो कि लगभग 250 से 300 बेड में ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए बहुत सक्षम होंगे। दवाइयों से लेके डॉक्टर से लेके तो सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर डॉक्टर विकास जी, यहाँ पर समय हमारे पास कम है तो आपको यहाँ पर धन्यवाद देना चाहेंगे तमाम जानकारी के लिए। अनुराग, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जयवीर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज लगातार हेल्थ कॉन्फ्रेंस में हम अनकंट्रोल कोरोना को लेकर चर्चा कर रहे थे। नाइट कर्फ्यू तो लागू किया गया है, लेकिन दिन में जिस तरह से रैलियां हो रही हैं वो कहीं ना कहीं खतरा बनी हुई है। सीधे आपको लिए चलते हैं इसी बीच गोरखपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, हर चौराहे पर